तो एंटार्क्टिका पर असल में हुकूमत किसकी है? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के सबसे अलग थलग बर्फीले बरआज़म के बारे में बहुत से लोगों के जहन में है। आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचें, एक पूरा बर्र-ए-आज़म, लेकिन इस पर कोई एक मुल्क नहीं है। ये कैसे मुमकिन है भला? अंटार्कटिका वाकई एक अजूबा है। ये दुनिया का वाहिद बर्र-ए-आज़म है जहां ना कोई हुकूमत है, ना कोई मुकामी आबादी। और इसकी वजह? खैर, वजह बहुत सीधी है। वो है यहाँ का माहौल। ये कोई आम जगह नहीं है। ये दुनिया का सबसे शदीद और शायद सबसे नाकाबिल रिहाइश बर्र-ए-आज़म है। सबसे पहले तो ये ज़मीन की सर्द तरीन जगह है। यहाँ दर्जा हरारत -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इतनी ठंड का तो हम तस्वर भी नहीं कर सकते। और बात सिर्फ सर्दी की नहीं है, ये हमारे सैयारे की सबसे ज्यादा हवा वाली जगह भी है। यहाँ 300 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बर्फानी तूफान आते हैं। ऐसे तूफान जो किसी को भी कुछ देखने के काबिल न छोड़े। और एक और हैरानकुन बात, ये बर्फ से तो ढका है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे खुश्क बर्र-ए-आज़म है। यहाँ इतनी कम बारिश होती है, साल में सिर्फ 51 मिलीमीटर, कि तकनीकी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बर्फानी सहरा है। लेकिन इन तमाम मुश्किल और सख्त हालात के बावजूद दुनिया के कई ममालिक इसका एक टुकड़ा चाहते हैं, और यहीं से हमारी कहानी का असल मुकाबला शुरू होता है। अंटार्कटिका पर कब्जे की एक खामोश दौड़। तो ये दौड़ आखिर शुरू कैसे हुई? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, कदीम यूनान तक, जहां पहली बार एक जुनूबी बरआज़म का ख्याल पेश किया गया था। ये सब कुछ एक थ्योरी से शुरू हुआ, कदीम यूनान में अरस्तु के साथ। फिर सदियां गुजर गईं। कैप्टन जेम्स कुक जैसे मुहिमजू करीब तो पहुंचे, लेकिन उन्हें ज़मीन नज़र नहीं आई। आखिरकार 19वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस बर्र-ए-आज़म पर कदम रखा। इसके साथ ही दरियाफ्त का एक हेरोइक दौर शुरू हुआ, जिसमें मुहिमजू अपनी जान पर खेलकर साइंस के लिए मालूमात इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन ये बहादुरी जल्द ही एक नौआबादियाती दौड़ में बदल गई, जब 7 ममालिक ने इस बर्फानी ज़मीन पर अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की। मज़े की बात यह है कि कैप्टन कुक खुद इस जगह के बारे में ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे। उन्होंने कहा था, मैं ये ऐलान करने की हिम्मत करता हूं कि दुनिया को इससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कितना गलत सोच रहे थे, क्योंकि सिर्फ 50 साल बाद ही इस जगह के लिए बाकायदा दौड़ शुरू हो चुकी थी। तो ये दावेदार कौन थे? अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और बरतानिया। मुकाबला इतना शदीद था कि 1939 में नाजी जर्मनी ने भी एक हवाई जहाज से स्वास्तिका के निशान गिराकर अपना दावा जमाने की कोशिश की। अब इतने सारे दावे एक दूसरे से टकरा रहे थे और कशीदगी बढ़ती जा रही थी। तो इस बर्फानी बर्र-ए-आज़म को एक नया मैदान जंग बनने से कैसे रोका गया? इसका जवाब हमें सर्द जंग के दौरान एक बहुत ही गैर मुतवक्का मायदे की शक्ल में मिला। दूसरी जंग अजीम के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने अपने दावों को मजबूत करने के लिए वहां मुस्तकिल बेस बनाना शुरू कर दिए। यूं साइंसी तहकीक एक सियासी हिकमत अमली बन गई, और ये बेस दरहकीकत इलाकाई निशान और बाज़-औक़ात तो इंटेलिजेंस सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिकी सदर आइजनहावर ने एक इनकलाबी आइडिया पेश किया, एंटार्क्टिक ट्रीटी। इसने बर्र-ए-आज़म को गैर फौजी बना दिया, यानी यहाँ सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए काम होगा। इसने साइंस को सबसे आगे रखा, मुकम्मल तहकीकाती आज़ादी की गारंटी दी, और ये शर्त रखी कि तमाम साइंसी नताइज सबके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। इस मुआहदे ने इन इलाकाई दावों को ख़त्म नहीं किया। इसने सिर्फ इस सारे तनाज़े पर एक पॉज का बटन दबा दिया। मसाइल हल नहीं हुए, बस उन्हें मुस्तकबिल के लिए यूं समझे कि बर्फ में जमा दिया गया। तो आज की सूरत हाल क्या है? ऊपर से तो सब पुरअमन लगता है, लेकिन बर्फ के नीचे एक नई किस्म की जियोपॉलिटिकल शतरंज खेली जा रही है। जरा इन दावों के साइज को देखें। ऑस्ट्रेलिया अकेले ही 42% हिस्से पर दावा करता है। ये एक बहुत ही बड़ा इलाका है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें इनमें से किसी भी दावे को तस्लीम नहीं करती, जिससे सूरत हाल और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। यहाँ 2 अलग अलग ग्रोह हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड और नॉर्वे हैं, जो एक दूसरे के दावों को मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन, चिली और अर्जेंटाइन हैं, जिनके दावे एक ही ज़मीन के टुकड़े पर हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। आजकल ममालिक अपनी खुद मुख्तारी को बड़े सटल तरीकों से जाहिर करते हैं, जैसे सयाहों के पासपोर्ट पर अपने मुल्क की मोहर लगा देना। ये छोटी छोटी हरकतें जाहिर करती हैं कि कंट्रोल की ख्वाहिश आज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब आज इतना अहम क्यों है? क्योंकि अंटार्कटिका का मुस्तकबिल एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है, और वक्त गुजरने के साथ साथ दांव पर लगी चीज़ें बड़ी होती जा रही हैं।
वो साल है 2048। इस साल एंटार्क्टिक ट्रीटी पर नज़र-ए-सानी की जा सकती है, जो इस मौजूदा पुरअमन इंतज़ाम के लिए एक मुमकिना डेडलाइन बना रही है। फिलहाल 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल वो माहौलियाती ढाल है जो अंटार्कटिका के वसाइल की हिफाजत करती है। इसने बराए-आज़म को अमन और साइंस के लिए वक्फ एक कुदरती ज़ख़ीरा करार दिया और हर किस्म की कानकुनी और तेल की तलाश पर पाबंदी लगा दी। लेकिन 2048 इतना अहम क्यों है? असल वजह यह है, बर्फ की मोटी तहों के नीचे तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर छुपे हुए हैं। अमरीकी अंदाजे के मुताबिक 19 अरब बैरल, जबकि रूसी अंदाजे तो 500 अरब बैरल तक जाते हैं। ये एक ऐसा माशी खजाना है जो किसी भी मुआहदे को तोड़ने की वजह बन सकता है। और अब दो चीजें इस गेम को बदल रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है और टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है। इसका मतलब है कि जो रुकावटें यानी मुआहदा और लागत इस खजाने को रोके हुए थीं, वो अब कमजोर पड़ रही हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या अंटार्कटिका साइंस के लिए वक्फ एक पुरअमन बर्रे-आज़म रहेगा या ये दुनिया का अगला मैदान जंग बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दुनिया के इस आखिरी अछूते बर्रे-आज़म के नाजुक मुस्तकबिल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।